गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, मराठा शक्तियों का उदय। मराठा शक्तियों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कौन कौन सी शक्तियाँ उदय हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा मराठा राज्य। देखेंगे मराठा राज्य के उद्भव में अनेक तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अहमदनगर और बीजापुर के प्रशासन और सेनाओं में मराठों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। मुगल जब दक्कन अभियान को बढ़ावा दे रहे थे, उस समय मराठों की शक्ति और प्रभाव का अत्यधिक विस्तार हो चुका था। दक्कन के शासकों तथा मुगलों दोनों ने उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। मलिक अंबर ने अस्थायी सहायक सैनिक सैन्य दलों के रूप में मराठों का उपयोग किया। साथ ही गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर मराठों के घुड़सवार का आत्मविश्वास भी बढ़ाया। फिर आप देखोगे महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों मराठों के उदय में सहायक सिद्ध हुई। साथ ही संबंधित क्षेत्रों की पठारी भूमि, किलों के निर्माण तथा जंगली प्रदेश गुरिल्ला प्रदेश के लिए उपयुक्त थे। शाहजी भोंसले और उनके पुत्र शिवाजी के रूप में एक कुशल नेतृत्वकर्ता ने मराठा शक्ति के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप देखोगे शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोंसले और जीजाबाई के यहाँ पुणे के सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सॉरी, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अपनी माता और संरक्षक दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम आयु में ही शासन की सभी विधा में निपुण हो गए। शिवाजी पर उनके गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिनका संबंध धरकरी संप्रदाय से था। गुरु रामदास का कौन सा संप्रदाय था? उनका धरकरी संप्रदाय था। ठीक, शिवाजी के गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिनका संबंध था धरकरी संप्रदाय से था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ, क्योंकि इस क्षेत्रीय शक्ति का उदय निरंतर मुगल शासन का विरोध करके हुआ था। शिवाजी ने देखोगे मुगलों से संघर्ष, देखेंगे शिवाजी का अगर आप देखो तो शिवाजी का ये राज्य से विवेक वगैरह होगा, आगे वाला पेज नहीं है इसमें। अब मुगलों से संघर्ष वाला देखेंगे पार्ट। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण पर सूबेदार नियुक्त कर शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान हेतु आदेश दिया। आरंभिक कार्रवाई में शाइस्ता खां ने पूना पर आधिपत्य स्थापित कर उसे अपना मुख्यालय बना लिया और उसके पश्चात मुगलों ने कोंकण के उत्तरी भाग को भी मराठों से प्राप्त कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए मुगलों के पूना स्थित शिविर में घुसकर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में शाइस्ता खां बच गया और वहां से भाग गया, लेकिन उसका पुत्र फतह खां मारा गया। इन कृत्यों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर वहां से व्यापारिक वस्तुओं और अन्य माल को लूट लिया। शाइस्ता खां की विफलता के पश्चात औरंगजेब ने आमेर के कछवाहा सरदार राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से था। उसे औरंगजेब ने असीम प्रशासनिक और सैन्य शक्ति प्रदान की। वर्ष आप देखोगे 1665 में जय सिंह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए शिवाजी के पुरंदर प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप शिवाजी और जय सिंह के मध्य समझौता वार्ता आरंभ हुई, जिसमें निम्न शर्तों की सहमति बनी। शिवाजी को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। 12 किले शिवाजी के पास इस शर्त पर छोड़े गए कि वह मुगलों के प्रति वफादार रहेगा। बीजापुर राज्य के 4 लाख खून की आमदनी वाले क्षेत्र जो पहले से शिवाजी के पास थे, उन्हें पूर्ववत यथास्थिति रहने दिया। शिवाजी के अनुरोध पर उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से दूर रखा गया, लेकिन उसके अल्पवयस्क पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। लेकिन शिवाजी ने वचन दिया कि यदि मुगल दक्कन में कोई आक्रमण करेंगे तो वह उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होगा। यह समझौता पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पूछता है पुरंदर की संधि कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी 1666 ईस्वी में औरंगजेब से आगरा में मिले और उन्हें जयपुर महल में कैद कर लिया गया, लेकिन वह अपने हमशक्ल होरजी फरजंद, देखिए शिवाजी का हमशक्ल था, उसका नाम था होरजी फरजंद, को अपने स्थान पर लिटाकर भाग निकले। यद्यपि बीजापुर विरोधी अभियान की विफलता के साथ पुरंदर की संधि अर्थविहीन हो गई। सितंबर 1666 में शिवाजी के रायगढ़ पहुंचकर दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के द्वारा एक संधि प्रस्ताव रखा, जिसे औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की तथा उसके पुत्र संभाजी को मनसब प्रदान किया और बरार की जागीर भी प्रदान की। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा। अगले 4 वर्षों तक पुरंदर सहित अनेक किलों को मुगलों से जीत लिया। विशेष रूप से खानदेश और बरार में आंतरिक आक्रमण किए। इन आक्रमणों का सफल होना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मुगल उत्तर पश्चिम प्रांत में अफगानों के दमन में
अच्छा, आगे वाला पेज भी नहीं। तो अब शिवाजी का राज्याभिषेक देखेंगे। 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, गंगा भट्ट बोलते हैं, बनारस के थे, द्वारा किया गया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। 1676, विश्वेश्वर भट्ट याद रखिएगा। 1676 ईस्वी में शिवाजी ने एक और साहसिक कदम उठाते हुए गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से उसके दरबार में उपस्थित मदन्ना और अखन्ना नामक दो भाइयों की सहायता से बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण की योजना बनाई। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का स्वागत किया और एक औपचारिक समझौते को भी संपन्न किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के रूप में वार्षिक 1,00,000 खून, मतलब उस समय जो उनके मुद्रा की नाम था, ठीक है, लगभग 5,00,000 रुपये देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत भी रखेगा। लेकिन बदले में कर्नाटक के जो प्रदेश जीते जाएंगे और वहाँ प्राप्त आमदनी में बराबर का हिस्सेदार होगा, ऐसा समझौता। शिवाजी ने बीजापुर से जिंजी और बेल्लोर का क्षेत्र प्राप्त किया। उसने अपने सौतेले भाई एकोजी के नियंत्रण वाले क्षेत्र में भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। शिवाजी ने हैंदेव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी को क्या कहा जाता था? हैंदेव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। किंतु शत्रु क्षेत्रों की हिंदू जनसंख्या को भी उन्होंने लूटा। कर्नाटक का आक्रमण शिवाजी की आखिरी सैन्य कार्रवाई थी। इस अभियान से लौटने के कुछ ही दिनों पश्चात 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक ठोस शासन प्रणाली की नींव रखी थी। हालांकि शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत समय तक दक्कनी राज्यों के सदृश थी। शिवाजी का साम्राज्य दो भागों में बटा था। पहला भाग शिवाजी के नियंत्रण में था और स्वराज, मुल्क के कदीम कहा जाता था, कहलाता था, और दूसरा भाग जिसे स्वराज कहते थे, मुल्क के कदीम कहलाता था। दूसरा भाग वह क्षेत्र था जो मुगलों और बीजापुर के अधिकार में था। वहाँ से शिवाजी चौथ वसूलते थे। केंद्रीय प्रशासन कैसा था? शिवाजी के प्रशासन में राजा एक प्रमुख व्यक्ति था जो प्रधान सेनापति एवं न्यायाधीश था। राजा को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया है। यद्यपि मंत्रियों की समूह का स्वरूप मंत्रिपरिषद वाला नहीं था, क्योंकि मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों के वर्ग अष्टप्रधान की संरचना निम्न थी। पेशवा यह सबसे महत्वपूर्ण पद था, जो वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। सर नौबत सेनापति यह सेना संबंधी कार्यों का संचालन करता था। पेशवा की भांति सेनापति का भी अत्यंत सम्मानजनक और प्रमुख मराठा सरदारों के ही प्रदान किया गया था। तो अष्टप्रधान में से केवल 2 पद हमने देखा है, बाकी 6 पद कल देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। इसको एक बार पढ़िए। ये NCERT की 6 से 12 तक समराइज है इसमें, तो हम ये भी शुरू करेंगे। NCERT हिस्ट्री 6 से 12 तक। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।